हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं एक परमानेंट पोजीशन के बारे में जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मीबाई कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में चला आता है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इस इन्होंने जो है फिलहाल में एक वैकेंसी निकाली है जिसमें कि मल्टीपल पोस्ट रिलीज किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और ये एक परमानेंट बेसिस पे रहने वाला है। इस वीडियो में हम सारे डिटेल्स को कवर करने वाले हैं कि कहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगी सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना ना भूलें। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको सर्च कहाँ करना है, तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब मैं नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पे करियर और प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको सबसे पहले मिल रहा है, राइट। लेकिन इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ खास जानने को मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं। न्यूज एंड अनाउंसमेंट में जब आप जाएंगे ना, व्यू ऑल पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025। ठीक है, इसको व्यू करना है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, एक तरीके से क्वालिफिकेशन, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। तो आपको मैं इसका भी लिंक दे दूंगी। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से इनकी दैट इज बैक जाते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ और स्क्रॉल डाउन करूंगी ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क विथ अस का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो वर्क विथ अस पे मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं ये एक और पेज ओपन हो गया जिसमें कि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, इस रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जो कि ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं कि किसके लिए पोस्ट निकाली गई है, क्या पे स्केल रहने वाला है, एवरीथिंग, और क्वालिफिकेशन का क्या डिटेल रहने वाला है, उसके लिए आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट्स, उसके लिए ये पीडीएफ। गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, उसके लिए ये पीडीएफ। और अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हैं कि उससे क्या होता है, बहुत से आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको फिर ये पीडीएफ ओपन करना होगा। टोटल यहाँ पे 5 पीडीएफ दिए गए हैं, अलग अलग करके इनको डाउनलोड करना होगा और पढ़ना होगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चली जाती है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसके पे स्केल की बात करें तो 10th लेवल का पे स्केल एक तरीके से रखा गया है, जिसके अनुसार जो है आपकी सैलरी लगभग 56,000 से लेकर जो है लगभग आप 1 लाख के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। एंड ऑब्वियसली अब इसी सैलरी रेंज के बीच में रही क्योंकि 10th लेवल का रखा गया है आपका पे स्केल। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन चलिए इन सारे पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि पोस्ट क्या क्या निकाली गई है। तो मैंने व्यू पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पीडीएफ ओपन हो गया। सिमिलर बेसिस पे डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए डाउनलोड हो गया। नेक्स्ट अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चला आया। इसके बाद का पीडीएफ है यहाँ पे स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी, तो उसका पीडीएफ ये रहा। ठीक है, एंड लास्ट अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ ये रहा। तो चलिए वन बाय वन सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया है और मैंने बेसिक चीजों को यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। तो चलिए वन बाय वन इसको हम समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो पोस्ट है ये लक्ष्मीबाई महाविद्यालय यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। इस पोस्ट को जो है यानी इसका पब्लिकेशन डेट है 14 फरवरी 2025 को इसको रिलीज किया गया था। इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 6 मार्च 2025। ठीक है, 6 मार्च 2025 से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये लास्ट डेट रहने वाली है टू डेट फॉर दी रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भरना होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, ये वेबसाइट दे के रखी है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। और जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, फ्रॉम दी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दी परमानेंट अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने कहा ये एक परमानेंट पोस्ट होने वाली है, तो इन्होंने भी साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दिस इज द परमानेंट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल ऑफ 10 ऑफ द 7th CPC पे मैट्रिक्स इन द कॉलेज। ठीक है, लास्ट डेट आपको मैंने बता ही दिया और ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली है। ओके, जिस वेबसाइट पे हमने शुरुआत में विजिट किया था। अब अगर हम इसका सेकंड पेज को देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पर
बताया है कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और मैं जूम कर देती हूँ। ओके, यू कैन सी हियर कि कॉमर्स में जो है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में टोटल 7 वैकेंसी है। एक वैकेंसी, 6 वैकेंसी तो इन जनरल है और एक वैकेंसी जो है फॉर द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी। ठीक है, जहां जहां पे स्टार लगा है, एक स्टार, वहां का मतलब हो गया कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए जो है टोटल वैकेंसी 2 है, इकोनॉमिक्स के लिए 2 है, इंग्लिश के लिए 2 है, ईवीएस के लिए भी यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट हिंदी के लिए यहाँ पे 2 है, हिस्ट्री के लिए 4 है, मैथमेटिक्स के लिए 1 है, वो भी कुछ मतलब रिजर्व ओबीसी के लिए रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 है यहाँ पे, साइकोलॉजी के लिए 2 है, संस्कृत के लिए 1 है, सोशियोलॉजी के लिए 2 है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 29 वैकेंसी रिलीज की है। अब यहाँ पे जो कुछ एसटी कोड डाल के इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारा का सारा डिटेल। अब यहाँ पे जहां पे 2 स्टार है वहां मेंशन है फ्यूचर वैकेंसी अगेंस्ट लाई एक्सपायरिंग सून। तो ये थी वैकेंसी के बारे में। अभी तक हमने देखा कि डेडलाइन क्या रहने वाली है, पोस्ट परमानेंट रहने वाली है और टोटल 29 वैकेंसी है। चलिए अब दूसरा पीडीएफ हम ओपन करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अगर आप डिसिप्लिन, कौन कौन से डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और साइंस, अगर इनमें से किसी डिपार्टमेंट में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो है आपकी एलिजिबिलिटी या तो ए होनी चाहिए या तो बी होनी चाहिए। यानी इन्होंने 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी है, या तो ए आपके लिए एलिजिबल हो या तो बी हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं ए क्राइटेरिया में इन्होंने क्या मेंशन किया है। ठीक है, ए में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने मेंशन किया है मास्टर डिग्री चाहिए 55% के साथ। ठीक है, इन अ कंसर्न अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए फ्रॉम एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ मास्टर डिग्री के साथ आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, जो कि यूजीसी या सीएसआईआर में हो सकता है। एग्जाम्पशन फ्रॉम नेट शेल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज 2। ठीक है, अब क्लॉज 2 क्या कहता है हम आगे देखेंगे। of clause 2 and clause 3 of general note in the last section of this document। अब आपका नेट कब मांगा नहीं जाएगा ये बात पता चलेगी क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में, जो कि इसी पेज में आखिरी में मिलेगा। उसको हम 1 बाय 1 देख लेंगे। तो यानी कि आपका या तो ये हो, एक काम करते हैं देख ही लेते हैं, क्यों फालतू में इसको पेंडिंग रखना, फालतू में कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, जनरल नोट दिया गया है यहाँ पर क्लॉज 1 का। The direct recruitment to the post of assistant professor in the college shall be on the basis of merit through all। एक मिनट है, आई थिंक हम लोग गड़बड़ तो नहीं जा रहे। यस, यही है क्लॉज 1। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है, the direct recruitment to the post of assistant professor in the college shall be on the basis of merit through all India advertisement and the selection by duly constituted selection committee। ठीक है, और सेकंड में क्या बोला है, दी नेशनल नेट शेल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके पास अभी जो इन्होंने बोला था क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 आपको देखना है, राइट। तो क्लॉज 2 ये कहता है कि नेट आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ assistant professor, provided that the candidate have been awarded with PhD degree in accordance with the University Grant Commission Regulation 2009 or the UGC Regulation of 2016 and their subsequent amendment from time to time as the case may be, and shall be exempted from requirement of minimum eligibility condition of NET for the requirement and appointment of the assistant professor in the university। तो वही बोला है कि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो इन दैट केस आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और भी यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं इन द क्लॉज 2, तो आप प्लीज इसको भी जो है एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ओके, और भी मेंशन है जैसे पीएचडी डिग्री अगर आपने अवार्ड, आपको पीएचडी डिग्री का अवार्ड मिला है ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपने रेगुलर बेसिस पे अगर पीएचडी की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा पीएचडी थीसिस हैज बीन अवार्डेड बाय एटलीस्ट 2 एग्जामिनर। तो ये सारी इन्होंने और भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। क्लॉज 3 क्या कहता है, the clearing of net shall not be required for the candidate in such disciplines for which net has not been conducted। तो इन्होंने क्या कहा था शुरुआत में, जो हमने पहला लिया था कि
इसमें जो क्राइटेरिया था उन्होंने कहा था कि नेट सिर्फ उनके लिए एलिजिबल, नेट उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा जो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में आते हैं। तो क्लॉज 2 ये कहता है कि आपका पीएचडी है तब आपको नेट की जरूरत नहीं है, और क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर आप एक ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं जिस सब्जेक्ट में नेट का कोई एग्जाम ही नहीं होता है तो आप बिना नेट के एलिजिबल हैं। ये हमने एक तरीके से समरी बता दिया कि हाँ क्लॉज 2 और क्लॉज 3 क्या कहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। चलिए बी पॉइंट देख लेते हैं। बी पॉइंट पे मेंशन है कि अगर आपकी पीएचडी डिग्री है शेल हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग top 500 in the world university ranking by any of the following like ओके यहाँ पे क्यूएस के बारे में बोल के रखा है, टीएचई के बारे में बोल, द टाइम्स ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन के बारे में बोल के रखा है, ARWU के बारे में बोल के रखा है। मतलब क्या अगर पीएचडी जो है इन सारे टॉप यूनिवर्सिटी से, मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी से जो कि वर्ल्ड में 500 टॉप रैंकिंग के अंडर में आती है, अगर वहां से पीएचडी हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक बार आप जनरल नोट को जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी भी यहाँ पे बहुत सी एक्सप्लेनेटरी चीजों को बता के रखा है। तो ये इन्होंने पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ दैट इज द आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड साइंस। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आई थिंक नेक्स्ट हो गया शायद, ओके यस। तो ये इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि 5% का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज 55 से 50% का रिलैक्सेशन हो जाएगा टू द पीएचडी डिग्री होल्डर। ठीक है, तो इन जनरल जैसे कि अगर आप एमएससी हैं तो आपको 55% मार्क्स की जरूरत है, अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 50 मार्क्स होगा, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन हो जाएगा। हु हैव ऑब्टेन्ड देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू द 19 सितंबर 1991। अब इसके बाद बोला है रेलेवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट ऑफ 55% wherever the grading system is followed by the recognized university at the master level shall also be considered eligible। और अगर आपका ग्रेड स्केल में मार्क्स है लेकिन वो 55% के बराबर है तो एक तरीके से जो है उसको भी एलिजिबल माना जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो आई थिंक ओके यस, यही सारे मेन डिटेल्स थे। अब अगर आपको भरना है तो एक बार तो इसको गो थ्रू आपको जरूर करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि यस आपके जो एक तरीके से क्वालिफिकेशन है उसके साथ ये एक मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने फिलहाल में नेट का क्वालिफिकेशन मांगा है और मास्टर डिग्री मांगा है। पीएचडी उसी से, पीएचडी अगर आपके पास है तब आपको नेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज बोली गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक और पीडीएफ इन्होंने अपलोड किया था जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन आई थिंक नहीं, सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन किया है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन भी हम देखेंगे, पहले हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ऑल्दो ये पीडीएफ 2023 की है बट इन्होंने इसको री अपलोड किया है सेम पोस्ट के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डेट देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्क्रीनिंग की बात करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं कि कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले कंसिडर किए जाएंगे। फिर क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब इंटरव्यू की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या बोला गया है, जैसे कि एकेडमिक रिकॉर्ड, ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका 80% से ज्यादा है तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ज्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो उस टाइम पे 60% से दैट इज 60 टू लेस देन 80%, यानी 60 और 80% के बीच में है तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे। 55% से कम है तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। 45 से लेकर 55 के बीच में है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 80% रहा है तो आपको 25 से ज्यादा मिलेगा मार्क्स। 60 टू लेस अगर है, ओके यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। ओके 55%, 50 इन केस ऑफ दी SC ST OBC। इन्होंने यहाँ पे एक मिनट शायद नीचे की तरफ मेंशन किया हो, लेट मी चेक। यस, यहाँ पे मेंशन किया है। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका 80 मार्क्स है तो आपको 25 स्कोर दिया जाएगा। 60 है, 60 या फिर 60 और 80 के बीच में है तो 23 मार्क्स दिया जाएगा। 55 है, दैट इज 50 इन केस ऑफ SC ST OBC एंड तो इस केस, और 55 और 60 के बीच में है तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर आपने एमफिल किया है,
ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट है तो इतना दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन पे इतना दिया जाएगा। अगर आपने एमफिल किया है या एमटेक किया है या एलएलएम किया है या एमएड किया है या इक्विवेलेंट किया है, तो उस केस में अगर आपके 60 से अबव हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। 55 टू लेस देन 60, 50 और 60 के बीच में तो 5 नंबर मिलेगा। आपने पीएचडी किया है तो उसमें आप जितने भी आप स्कोरिंग कर रहे हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन, जितना भी आप नंबर स्कोर कर रहे हैं उसमें ये सारे नंबर ऐड होते जाएंगे, डिपेंडिंग कि आप कौन कौन सी चेकलिस्ट को टिक आउट कर रहे हैं कि यस ये आपके पास क्वालिफिकेशन है, ये भी है, ये भी है, तो उस हिसाब से टोटल नंबर बनाया जाएगा। पीएचडी अगर है तो 25 मार्क्स दिया जाएगा। नेट विथ जेआरएफ है तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। खाली नेट है, नेट यानी कि यहाँ पे एलएस की बात की गई है, ठीक है। खाली नेट है तो आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा। रिसर्च पब्लिकेशन है तो 6 मार्क्स। टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल लेवल कोई किसी टाइप का अवार्ड अगर आपके पास है तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे अवार्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरीके से करके टोटल मार्क्स आपका बनेगा, ठीक है। और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि यस आपने टोटल मार्क्स में से कितनी स्कोरिंग की है, एंड उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। तो बोला है यहाँ पर दैट इज नोट दैट एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड और इक्विवेलेंट प्लस पीएचडी, इनका मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स होगा। जीआरएफ या नेट है तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। इन अवार्ड कैटेगरी में जो है 3 मार्क्स मिल जाएगा और एकेडमिक स्कोर 84 का होगा। रिसर्च पब्लिकेशन 6 नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 एंड टोटल स्कोर जो होगा आपका इस तरीके से 100 का बनेगा। अब इस 100 में से आप कितना स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर होंगे, मतलब जो आपके साथ जिन्होंने अप्लाई किया है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे इनकी एक लिस्ट रिलीज की जाएगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड द प्रोसेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसको आप लोग एक बार और अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, कितने मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया कि फर्स्ट स्टेज में कैसे रहेगा, सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये था क्या, दैट इज की शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से की जाएगी। नाउ कमिंग टू, आई थिंक हमने इंस्ट्रक्शन नहीं रीड किया, तो एक बार इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यस, अब अगर हम इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, एक बार मैं इसको जूम कर देती हूँ, मेजर इंस्ट्रक्शन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वही बोला है दैट इज द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेशन। आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक तरीके से विजिट करना है, वहीं से जो है आपको फॉर्म का सबमिशन करना है। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। द डिटेल रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग, सब कुछ जो है इन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि यहाँ पर वेट अ मिनट, थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी बोला है 500 रुपीज फॉर दी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और कोई भी एप्लीकेशन फी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कॉलेज अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट within the prescribed time limit indicated in the advertisement. No offline form would be accepted. तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। फिर भी कोई डाउट आता है तो यहाँ पे इन्होंने जो है ईमेल आईडी दे के रखा है। एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट और डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली एंड पे फी सेपरेटली। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फी भी सेपरेटली पे करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी सेपरेटली अप्लाई करना होगा। जो भी स्पेशल कैटेगरी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यहाँ पे भी अप्लाई किए जाएंगे। तो इस बात को जो है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको एनओसी प्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे हमने मोर और लेस एक रफली तरीके से काफी कुछ यहाँ पे रीड आउट कर लिया। और इंटरव्यू जब होगा तो आपको किसी भी तरीके का टीए डीए पे नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और बाकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जितना भी इंपॉर्टेंट की डिटेल था आई थिंक हमने उसको कवर अप कर लिया। तो इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।